नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर 11 बजे। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। एक और नई शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें 25 मई से शुरू हो रही हैं घरेलू उड़ानें और गाइडलाइन इसको लेकर के जारी कर दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की गाइडलाइंस के अनुसार जो बदलाव होंगे इस बार, यात्रा करते वक्त मुसाफिरों को प्लेन के उड़ान के समय से करीब 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। विमान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। नए नियमों में यह भी शामिल है। इसके अलावा सैनिटाइजर और मास्क, साथ ही ग्लव्स का इस्तेमाल जरूरी होगा। मुसाफिरों के लिए आरोग्य सेतु ऐप भी जरूरी किया गया है। हालांकि बच्चों को इससे छूट मिलेगी। आगमन के लिए 19 जबकि प्रस्थान के लिए 36 पॉइंट्स की गाइडलाइंस तैयार की गई है। तो घरेलू उड़ानों के लिए गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। एसओपी क्या होगा? आज 3 बजे केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और तमाम चीजें तब खुलकर सामने आ पाएंगी। लेकिन जो नई गाइडलाइंस सामने आई हैं, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना अनिवार्य होगा। हम सीधे रुख करते हैं। मनीष कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। एक तो ये देखना होगा कि किन किन राज्यों के लिए शुरुआत होती है। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु तमाम रेड स्पॉट वाले इलाके हैं, रेड जोन्स हैं। तो कैसे शुरुआत होगी? देखिए, जाहिर तौर पे जैसा कि कल हरदीप पुरी नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस बात के संकेत दिए कि इसको कैलिब्रेटेड वे में, यानी कि सिलेक्टेड जो चुनिंदा जगह है उनके द्वारा शुरू किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जैसे दिल्ली की आपने बात की, तो दिल्ली से जरूर हवाई सेवा शुरू होगा। अब देखिए, एयर इंडिया जो लगातार विदेशों से वंदे भारत जो ऑपरेशन है जो चल रहा और विदेशों में फंसे भारतीयों को लाया जा रहा, तो दिल्ली से भी विमान टेक ऑफ कर रहे हैं और यहाँ पे लैंड भी हो रहे हैं। उसी तरीके से कई ऐसे शहर है, तो इसलिए उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि अभी तैयारी बहुत पुख्ता करनी है, तो ज्यादा भीड़ नहीं जुटे, इस कारण जो है चुनिंदा शहरों से ही फिलहाल 25 तारीख से आपको ऑपरेशन शुरू होता नजर आएगा डोमेस्टिक घरेलू विमान सेवा का। हालांकि धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर सभी एयरपोर्ट्स को कह दिया गया तैयारी करने के लिए यात्रियों को अपने मोबाइल में। जल्दी से गाइडलाइंस क्या है, नए नए नियम वो बता दीजिए। देखिए, साफ तौर पे लोगों को अपने मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और तभी वो अंदर जा सकेंगे एयरपोर्ट टर्मिनल में, जब उस पे ग्रीन जो टिक मार्क है उस पे दिखाएगा, तो उसके बाद जो उनको अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद हर जगह आपको सैनिटाइजर एयरपोर्ट ऑपरेटर वहां पे प्रोवाइड करेंगे। 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। हैंड बैगेज जो है ये कहा जा रहा है कि अलाउ नहीं होगा, लेकिन इस पे तस्वीर जो है आज दोपहर जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें साफ होगी। तो और राज्य सरकारों से कहा गया है कि एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों उनको घर जाने तक के लिए वहां पे व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, यानी कि तमाम जो कैब सर्विसेज है वहां पे उपलब्ध कराएं। ये राज्य सरकारों से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने एसओपी में कहा है। चलिए, 3 बजे का इंतजार रहेगा उड्डयन मंत्री की तरफ से और क्या जानकारियां सामने आती हैं ताकि स्थिति स्पष्ट हो पाए। फिलहाल शुक्रिया मनीष आपका। और फ्लाइट्स के बाद अब ट्रेनों की भी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 1 जून से 200 ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। हालांकि अधिकतर सीटें या तो बुक हो चुकी हैं या फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर दिख ही नहीं रही हैं। दरअसल देश की जीवन रेखा कही जाने वाली रेलवे ने 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। इसकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से ही शुरू हो गई है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि टिकट्स ही नहीं दिखाई पड़ रहे। एक तो ऑनलाइन ही टिकट बुक किए जा सकते हैं और यह स्थिति अभी बरकरार रहने वाली है कि आपको प्लेटफॉर्म पर जाकर के टिकट नहीं मिलने वाला है, तो आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा। तो या तो टिकट्स बुक हो चुकी हैं और नहीं तो अभी टिकट्स दिखाई ही नहीं पड़ रही कि लोग बुकिंग करें। हम आपको दिखाते हैं कुछ इससे जुड़ी और जानकारियां। 1 जून से तेज होगी रेलवे की रफ्तार, क्योंकि 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इन 200 ट्रेनों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग जारी हो चुकी है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकटों की बुकिंग की जा सकती है। ये प्रावधान, सिर्फ यही प्रावधान अभी भी लागू है। ट्रेन में एसी, नॉन एसी और जनरल बोगियां होंगी। जनरल टिकट भी बुक होगी। सीट अलॉट होगा बाकायदा जनरल टिकट के लिए। टिकट कंफर्म होने पर ही यात्रा की जा सकेगी। ये याद रखिए, वेटिंग लिस्ट में यात्रा नहीं होगी। आरएसी और वेटिंग लिस्ट की हालांकि टिकट आपको जरूर मिलेगी, लेकिन अगर कंफर्म नहीं होता है तो फिर कैंसिल हो पाएगी। हम सीधा रुख करते हैं। मेरे साथ 2 सहयोगी मेरे जुड़ रहे हैं।
प्रशांत देव दिल्ली से हमारे साथ हैं, अमिताभ ओझा पटना से। पहले प्रशांत देव का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, जरा बताइए ये स्थिति क्या है कि एक तो टिकट दिखाई नहीं पड़ रहा, सीटीसी की वेबसाइट से जो बुकिंग हो रही है उसमें टिकटों का नहीं दिखाई पड़ना, वजह क्या है? देखिए, ये हो सकता है कि अचानक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से उसमें कोई तकनीकी दिक्कत हो, जैसा कि पहले हुआ था। लेकिन जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था के मुताबिक सिर्फ जो टिकट जब भी उपलब्ध होगी आपको IRCTC के वेबसाइट से ही होगी, और वेटिंग टिकट से आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। जो SOP जारी की गई है उसी के मुताबिक आपकी यात्रा सुनिश्चित हो पाएगी। इतना ज़रूर है कि AC नॉन AC ट्रेनें भी चलेंगी, यानी कि रेल का जो परिचालन है सीमित से सामान्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लेकिन टिकट उपलब्ध कराने की जो ये बंदिश रखी गई है वो इसलिए रखी गई है कि डिसिप्लिन तरीके से यात्रा हो सके। जो SOP गाइडलाइन बनाई गई है उसको स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म्स पे जो रेल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की मदद से उसको इम्प्लीमेंट कराएगा और उसी हिसाब से ट्रेन को निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो सामान्य परिचालन की तरफ जो रेल बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इशारा है कि धीरे धीरे इसमें और राहत मिलेगी, क्योंकि ये सबसे वैसा समय है जिस वक्त रेल को सबसे ज़्यादा कमाई होती है यात्रियों से। मई जून का महीना जो होता है उसमें छुट्टियां होती हैं और मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस लिहाज से ऐसा लगता है कि लोगों को आवागमन की जो ज़रूरत है, तो जरा एक चीज स्पष्ट कीजिए प्रशांत, मानिए किसी ने टिकट ले लिया, वो कंफर्म टिकट नहीं मिली, वेटिंग लिस्ट में टिकट मिली, तो क्या वेटिंग टिकट लिया हुआ व्यक्ति ट्रैवल कर सकता है, या आखिरी वक्त तक अगर कंफर्म नहीं होता है तो फिर उसकी यात्रा रद्द हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वेट लिस्टेड टिकट को अंदर अलाउ नहीं है। जिसकी टिकट कंफर्म होगी सिर्फ वो जाएगा। जैसे कि आपकी हवाई जहाज की व्यवस्था है, ताकि जो नॉर्म्स हैं, जो SOPs हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन है वो ट्रेन में पालन कराया जा सके। इसीलिए मतलब यात्रा उसी के सुनिश्चित होगी जिसके पास कंफर्म टिकट है, और कंफर्म टिकट जो है IRCTC के प्लेटफॉर्म से ही आपको मिल पाएगी। बाहर से ये यात्रियों को पूरा ख्याल रखना होगा कि देखिए आपके पास वेटिंग टिकट है तो फिर आप यात्रा नहीं कर पाएंगे आखिरी वक्त तक। रेल जी प्रशांत, जी मैं वापस आपके पास आऊंगी प्रशांत, कि अगर आखिरी वक्त तक टिकट कंफर्म नहीं होता है तो फिर आपकी यात्रा कैंसिल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, इतना समझ लीजिए। सीधा रुख करते हैं अमिताभ का। अमिताभ, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है अभी भी जो श्रमिक बिहार पहुंचना चाहते हैं, आकलन क्या कहता है, कितनी बड़ी तैयारी राज्य सरकार की है इसको लेकर के? अच्छा, पटना एयरपोर्ट पर भी वहां पर मौजूद हैं, वहां क्या हलचल है नई गाइडलाइंस को लेकर के, तैयारियां किस प्रकार की हैं? देखिए, इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर है और यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है, सूत्रों का कहना है कि यहाँ पे 58 जो फ्लाइटें हैं रेगुलर वे में जो मार्च लॉकडाउन के पहले उड़ा करती थी, उनमें से करीब 18 को परमिशन मिला, चूंकि 1/3 जो विमानें हैं वो फिर से शुरू की जाएंगी। तो 18 विमानों की शुरू करने की तैयारी यहाँ चल रही है। और यहाँ पे एयरपोर्ट पे आप देखिए, लेकिन हालात कुछ बदले उससे नजर आएंगे जो लॉकडाउन के पहले था। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ यहाँ पर जो सिस्टम है वो भी काफी कुछ बदल दिया गया है। अब यात्रियों को 2 घंटे पहले नहीं 4 घंटे पहले यहाँ आना पड़ेगा। और जो ID आप दिखाते, सबसे पहले एयरपोर्ट कैंपस में प्रवेश करने के पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, और उसके बाद जो मेन गेट है यहाँ पे, उसके पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ID जो आपका स्कैन होगा, वो गार्ड जो है सिक्योरिटी अफसर आपके कार्ड को जो है अपने हाथों में नहीं लेंगे, बजाता उसे मिरर पे स्क्रीन पे रखना होगा, और वहां से स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद आप अंदर जाएंगे और उसके बाद आप फुल्ली सैनिटाइज होने के बाद ही एयरपोर्ट परिसर में अंदर की ओर जो है आप लॉन्जिंग एरिया में जा सकते हैं। तो काफी चीजें बदल गई हैं और उसके लिए पूरी तैयारी भी यहाँ की जा चुकी है। CRPF के जो जवान यहाँ CSF के हैं वो लगातार यहाँ देख रहे हैं। सर बाहर भी करीब पूरे परिसर में सर्कल बनाया गया है कि सामाजिक दूरी का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि जो टिकट काउंटर है वो यहाँ चालू नहीं होंगे अभी फिलहाल। जो ऑनलाइन टिकट लेंगे सिर्फ उन्हें ही टिकट मिल पाएगा। यहाँ और अमिताभ स्पष्ट होंगी जब SOP आज सामने आएगी 3 बजे, हरदीप पुरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में अभी जो मजदूर हैं बिहार के श्रमिक वो पहुंचेंगे, राज्य सरकार का आकलन क्या है, अभी ये कितनी और तादाद हो सकती है, उसके लिए क्या तैयारी है? क्योंकि नॉर्मलाइज हो रही है ट्रेनें, तो बहुत बड़ी तैयारी करनी होगी।
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जैसा कि सरकार ने पहले स्पष्ट किया गया है कि 27 मई तक ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्री जो बिहार के जो प्रवासी हैं दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उन्हें बाहर लाने की कोशिश की जा रही थी और लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही थी। बुधवार को 60 ट्रेनों से करीब 1,07,000 श्रमिकों को बाहर से लाया गया है, जबकि गुरुवार आज के दिन करीब 66 ट्रेनों से करीब 1,37,000 श्रमिक जो है दूसरे प्रदेशों से बिहार आएंगे और इसमें सबसे ज्यादा यूपी से हैं, मुंबई से हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार की कोशिश है कि जितने भी लोग हैं जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं उन्हें लगातार लाया जाए। बॉर्डर पे जो हाईवे पे लोग पैदल चलने का जो मजदूर पैदल चल रहे थे उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई थी कि जो 8 ट्रेनें हैं जो यूपी के जो 2 अलग अलग बॉर्डर हैं उनके अलावा झारखंड बॉर्डर से भी अलग अलग बिहार के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं वो ट्रेनों और बसों से अपने प्रखंडों को लौट जाएं। लेकिन एक बार सरकार ने साफ कर दिया गया है कि जो भी प्रवासी आएंगे उन्हें प्रखंडों में बने हुए क्वारंटाइन सेंटर में ही रहना पड़ेगा और उसके बाद जब जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तभी अपने वो घर को जाएंगे और इसके लिए करीब 6,500 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर जो हैं वो बिहार में संचालित हो रहे हैं और वहीं पे इनके रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है प्रशांत, मैं आपके पास आना चाहती हूं अब, क्योंकि अब नॉर्मलाइज होंगी ट्रेनें 1 जून से। जब ये शुरुआत होगी बहुत बड़ी राहत मिलेगी उन श्रमिकों को, उन लोगों को जो अभी भी अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं, जिनको अभी तक टिकट मिल नहीं पाया। लेकिन बताइए, क्योंकि सीधा IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट बुक हो पा रही हैं, जो इस वक्त हमें ऐसे लोग देख रहे हैं, सबसे आसान जरिया क्या है? हो सकता है उन्हें ना पता हो कि ट्रेन का टिकट बुक कैसे करना है, पहले किसी एजेंट की मदद लेते हो, अब अगर उन्हें मदद चाहिए तो कैसे, क्या करना होगा? देखिए, ऐसा है कि IRCTC की जो वेबसाइट है ना, वो एक वर्चुअल वेबसाइट है। वहाँ किसी आदमी से आपकी बातचीत नहीं है, तो सिस्टम जैसा बिहेव करेगा उसी हिसाब से आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो एक बात यहाँ जरूर सवाल उठती है कि रेल जो है रेल या कोई भी सिस्टम जो लॉकडाउन में चल रहा है वो अपने हिसाब से चल रहा है या फिर जो व्यवहारिक जरूरत है उसके हिसाब से चल रहा है। तो अब जब सब कुछ खोल दिया गया है, लगभग सब कुछ खोल दिया गया है, तो छोटे छोटे पॉकेट्स में अगर एजेंट को भी अलाउ कर दिया जाता कि अगर वो मदद करा दे टिकट देने में, तो शायद आसानी हो जाती। लेकिन हो सकता है इसमें रेल ने कुछ और सोचा हो, क्योंकि जो हकीकत है अभी लंबी कतारें थोड़ी देर पहले यहाँ पे लगी हुई थी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको अभी तक उन तक बात कैसे पहुंचेगी? असली समस्या सिर्फ यही है, चाहे वो जब बस से हम भेज रहे थे, सरकार भेज रही थी, चाहे वो ट्रेन से भेज रहे थे, कि जिस शख्स को जाना है, अगर हम श्रमिकों की बात करें, जो सिर्फ श्रमिक हैं, गरीब है, मजदूर हैं, उनको कैसे पता? उनको वेबसाइट में अंग्रेजी हिंदी भी नहीं जो जानते हैं, तो वो कैसे जाकर के वो उसको लॉगिन करेंगे, अपना टिकट कंफर्म करेंगे या फिर किसी न किसी की मदद लेंगे? तो ये सबसे जो पहली बात है कि आपको पहले टिकट लेना है, तो वो टिकट लेने की लड़ाई ही बहुत बड़ी होती जा रही है। कई बार ऐसा देखा गया, और हमें मदद कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, यही नहीं पता चल पा रहा है जिसको जाना है। यही वो कम्युनिकेशन गैप है, यही वो अभाव है जानकारियों का, प्रशांत, जिसके चलते अभी भी जो जानकार है वो तो इस सुविधा का लाभ उठा ले रहा है। समन्वय जी, जो जानकार है वो इस सुविधा का लाभ उठा ले रहा है, लेकिन जिसको नहीं पता, जो श्रमिक है, जो मजदूर है, वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है इन तमाम सुविधाओं के बावजूद। हालात पटना के, दिल्ली के आपने देखे। मेरे साथ प्रशांत और अमिताभ, आप दोनों जुड़े, तो बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन 4 में टैक्सी, ऑटो और रिक्शा को चलने की इजाजत दे दी गई है। ड्राइवर और यात्री दोनों ही नियमों का पालन करते हुए टैक्सी और ऑटो की सवारी कर पाएंगे। न्यूज़ 24 संवाददाता विमल कौशिक की खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन 4 में सरकार ने जो रियायतें दी हैं उसमें टैक्सियों को भी शामिल किया गया है, टैक्सी ऑटोज को भी छूट दी गई है। लेकिन टैक्सियों को लेकर, ऑटो को लेकर, रिक्शा को लेकर लोगों के मन में डर है। आखिर इनमें क्योंकि लगातार इनमें अलग अलग पैसेंजर सफर करेंगे, तो जिस तरीके से जो कोरोना फैल रहा है उसको लेकर लोगों के मन में डर है। तो आखिर आज हमने एक टैक्सी करके ये पता लगाने की कोशिश की कि कैसे इन टैक्सीज को, इन ऑटोज को सैनिटाइज किया जाता है, कैसे प्रॉपर, अगर इसमें कोई कस्टमर आके बैठे तो वो कैसे सुनिश्चित करे कि वो सुरक्षित है, उससे पहले कोई इस तरह का संक्रमित व्यक्ति अगर बैठा भी हो तो संक्रमण इस गाड़ी में नहीं होगा। ये तमाम चीजें हम खुद चेक करने के लिए इस गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी के अंदर तो पूरा साफ सुथरा लग रहा है। और सबसे अहम बात, जब हम गाड़ी में बैठे, अंदर एंटर करते ही हमें जो ड्राइवर साहब हैं उन्होंने सैनिटाइजर दिया, हैंड सैनिटाइज करने के लिए कहा, तो हमने हैंड सैनिटाइज किए।
अब लेकिन हम जब इस गाड़ी से निकलेंगे तो उसके बाद ये सब क्या करते हैं, कैसे गाड़ी को सैनिटाइज करते हैं, ये बात करते हैं हम इनसे। आप बताइए कि कैसे जो पैसेंजर यहाँ पर आके बैठेंगे, दिन में कितने पैसेंजर आपको मिल रहे हैं फिलहाल लॉकडाउन खुलने के बाद? फिलहाल सर अभी बहुत कम है, वैसे जो है मुश्किल से 4-5 पैसेंजर मिलते हैं दिन में। तो हम जो है हर कस्टमर जो जब सीट से उतरता है, बुकिंग पूरी होती है, तो हम उसको जो है ये यहाँ रखा हुआ है, जो हमें उबर वालों ने बताया हुआ है कि उसको जो है सीट पे जो है स्प्रे जो है करके उसको जो है कपड़े से जो है पूरा जो है साफ करके, दरवाजे वगैरह भी उसी तरह से साफ करके तब हम अगली बुकिंग लेते हैं। और एक टैक्सी में कितने पैसेंजर आप बिठा सकते हैं? 2 बैठते हैं, दोनों को बोल देते हैं कि जो है डिस्टेंस बना के बैठे, एक इस कोने में एक इस कोने में। कैमरा रणबीर सिंह के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 गाजियाबाद। यूपी से एक अहम खबर आपको बता दें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 20 लाख प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं और करीब 25 से 30 लाख मजदूरों के आने की अब भी संभावना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में जिस मजदूर की जो प्रतिभा होगी उसे उस हिसाब से काम दिया जाएगा। तो मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार ये आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है यूपी में मजदूरों की कि उनकी जो प्रतिभा होगी उस हिसाब से मजदूरों को जल्द से जल्द काम दिए जाने की पूरी कोशिश होगी। तो 20 लाख प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये इस बात की जानकारी दी है। इसके अलावा 25 से 30 लाख और मजदूरों के आने की अब भी संभावना है और योगी सरकार इसके लिए खुद को तैयार बता रही है। साथ ही जो एक अच्छी खबर है वो ये कि प्रतिभा के हिसाब से मजदूरों को काम देने की भी तैयारी कर रही है योगी सरकार। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो हम लोग 25 से 30 लाख प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आने वाला है, 20 लाख के आसपास आ चुका है और मेरा मानना है कि लगभग इतना और आने वाला है। तो ये 35 से 40 लाख की जो संख्या बनेगी, सभी को हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही कार्य पे लगाएंगे या उन्हें यहां पर हम मदद दिलवाएंगे जिससे उनकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को मिले। उधर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, उन्होंने यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आपने योगी सरकार का कोरोना से लड़ने का तरीका देखा। सरकार ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को फर्जी केस लगाकर जेल भेजा। मजदूरों के लिए बस का इंतजाम करने पर जेल में डाला जा रहा है। अपने कार्यकर्ताओं को प्रियंका गांधी ने यह संदेश दिया है। लेकिन स्थितियों में आपको काम करना है। दरअसल सियासत उत्तर प्रदेश में चरम पर है प्रवासी मजदूरों को लेकर के, और प्रियंका गांधी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि यूपी सरकार ने फर्जी मुकदमा लगाकर कांग्रेसी नेताओं को जेल भेजने का काम किया है। तो ये प्रवासी मजदूरों पर हो रही सियासत है जो कि लगातार जारी है। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर जो लिखा है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, यूपी में कोरोना के संबंध में हजारों एफआईआर हो रही है, जिससे ऐसा लगता है कि ये कोई चिकित्सीय नहीं बल्कि कोई आपराधिक समस्या है। क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली और उनके प्रति भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण नीति की वजह से लोग यहां जाने से डर रहे हैं। साथ ही नसीहत भी दी है कि भाजपाई अपना संकीर्ण चश्मा बदले।